देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 41 नंबर आपका क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए समझिए बात को। सल्फर किस अवस्था में प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है? तो सल्फर वाष्प अवस्था के रूप में होता है जिसके पास की प्रति आबंध आणविक अक्षय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यही कारण है ना सल्फर इस अवस्था में प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 44 नंबर प्रश्न आता है क्लोरीन। क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है, कैसे ये बतलाना है आपको ना। देखिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ संतृप्त के प्रतिस्थापन असंतृप्त हाइड्रोजन के साथ यौगन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है या यौगन अभिक्रिया को दिखाता भी है, ठीक है। 45 नंबर आपका प्रश्न है प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी जानकारी सबसे पहले सिग्विक ने दिया था। जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु में, यहाँ धातु हो जाएगा आपका, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर, देखिए क्या करें, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है। जब लिगेंड्स ने उनके बढ़ते हुए प्रबलता, ठीक है, प्रबलता के क्रम में व्यवस्थापित किया उसके एक श्रेणी प्राप्त हुआ। ये जो प्राप्त श्रेणी है ना, इसी प्राप्त श्रेणी को तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, जो कि श्रेणी प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 47 नंबर, बर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत बताना है। तो बर्नर का आपको उपसंयोजक सिद्धांत को बतलाना है, तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए 1853 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नर ने उपसंयोजी यौगिक के, ठीक है, निर्माण से संबंधित एक नियम का प्रतिपादित किया जिसे बर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है देखिए 48 नंबर 48, लिगेंड्स को परिभाषित करना है। तो वैसा अणु या आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन या निर्गुण युग्म जो है ना, युग्म होता है ना, उपस्थित रहता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन है ना, दाता का कार्य करता होता है, जो कि लिगेंड्स भी कहलाता है आपका, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर, क्या कह रहा है, समन्वय मंडल या आयनन मंडल। देखिए एक बात है ना, समन्वय मंडल बोलिए या आप आयनन मंडल भी बोल सकते हो। केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन एवं उससे जुड़े हुए लिगेंड्स को एक प्रमुख, ठीक है, कॉक्टिका में दर्शाया जाता है, इसे समन्वय मंडल कहा जाता है। यदि इससे ठीक है, इस सतह से बाहर होकर कोई आयन उपस्थित रहता है तो आपका उसे आयन मंडल भी कह सकते हो, यह कहा भी जाता है, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 50 नंबर, क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, इसे परिभाषित करना है। तो वैसा आणविक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन में स्थायी होता है, ठीक है, अर्थात पहचान को बनाए रखता है, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। ये यौगिक जल में घुल करके अपने, ठीक है, अवयवी यौगिक के आयनों में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है द्विक लवण क्या है, ठीक है, द्विक लवण। तो देखिए दो या दो से अधिक सरल यौगिक के संयोग से बना वैसा यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में अपना अलग अस्तित्व कायम रखता है, किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खोकर अपनी अवयवी आयनों में टूट जाता है, वह तो द्विक लवण कहलाता है ना आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 52 नंबर, क्या होता है जब PCI5 को गर्म किया जाता है? तो साधारण सी बात है, PCI5 दो प्रकार की बंधन, अक्षीय तथा निरक्षीय यह निर्माण होता है। यह अक्षीय की लंबाई बंधन की लंबाई से अधिक होती है, जबकि PCI5 को गर्म किया जाता है तो उसके अक्षीय बंधन टूट जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 53 नंबर प्रश्न आता है क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखें, ठीक है। तो क्लोरीन गैस देखिए आपका उपयोग नंबर 1 है, क्लोरीन गैस तक क्लोरीन जल का उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है, पहला उपयोग हुआ आपका। दूसरा उपयोग है आपका, इसका प्रयोग व्यंजक चूर्ण के निर्माण में भी तो किया जाता है ना। तीसरा आपको उपयोग है आपका, इसका प्रयोग सूती वस्त्र या रंगीन कागज के रंग उड़ने में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा आपका है ना, इसका प्रयोग रोगाणुनाशक कीटाणुनाशक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 54 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, तो अर्हेनियम समीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अर्हेनियम का समीकरण बतलाना है। तो अर्हेनियम है ना समीकरण, यह एक समीकरण है जो कि अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भर की व्याख्या करता है, यह बतलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 55 नंबर, डायलिसिस क्या है? देखिए यह कोलाइडी, ठीक है, कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडी घोल में अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइन, ठीक है, कण हो सकता है।
इसी है ना, इन हटाने के, इसके लिए डायलिसिस का, इनको हटाने के लिए ना डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर, क्या कह रहा है? क्लोरीन एक धातु है जबकि आयोडीन का कुछ गुण धातु की तरह है, क्यों? देखो, उच्च आयन विभव, उच्च आयनन हो जाएगा आपका, उच्च आयन विभव तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक के कारण हैलोजन और धातु जैसा व्यवहार करता है, परंतु वो धातु गुण में वेग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, इसलिए आयोडीन में कुल जो गुण होता है ना धातु की तरह, यहाँ हो जाएगा आपका धातु की तरह है, तथा क्लोरीन अधातु की तरह है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप मेंशन कीजिए, बहुत सारा है पीडीएफ में थोड़ा रॉन्ग हो गया है तो उसको मेंशन कीजिएगा। ठीक है, देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या है? तो मध्यवर्ती संकुलन के, ठीक है, विचारण पर निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। इसे ईडी द्वारा भी दिखाया जाता है, यह सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, देखिए 58 नंबर, देहली ऊर्जा क्या है? तो संघटक को प्रभावी बनाने के लिए अणुओं में ऊर्जा विशिष्ट मान से अधिक चाहिए, तो ऊर्जा विशिष्ट मान से अधिक होना चाहिए ना, तो यह ऊर्जा व न्यूनतम मात्रा जो अणुओं के पास होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 59 नंबर, क्या कह रहा है? पायस को परिभाषित करें। ठीक है, तो वह कोलाइडी घोल जिसमें परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो वह आपका पायस कहलाता है। परिक्षिप्त अवस्था द्रव जबकि परिक्षेपण अवस्था आपका पायस ही तो कहलाता है ना, यह अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 60 नंबर, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जटिल नाइट्रोजन चक्र यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों एवं वनस्पतियों के कोशिकाओं से बनते हैं। ये प्रोटीन भी होते हैं ना जो कि जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है,